किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जो जनता के लिए, जनता के बीच, बहुजन समुदाय के लिए और खास करके दुनिया में मानवता के लिए काम करता है और उसका अपना अप्रतिम योगदान होता है। उसके पूरे व्यक्तित्व से हम आपको ये परिचित कराते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमल पासा जी हमारे साथ हैं। आपका पासा जी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारे बहुजन सम्मान के लिए। आप डायरेक्टर हैं गल्फ स्टडीज़ प्रोग्राम के। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ में आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप वहाँ प्रोफ़ेसर हैं। और आज की तारीख में जब दुनिया लगभग तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, उस समय आपसे मौजू कोई आदमी हो नहीं सकता था, जो इस पर विस्तार से हम जिससे बात कर सकें। तो हम प्रारंभिक ये जानकारी हम सर आपसे चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और वहाँ का ये सामाजिक और ये पृष्ठभूमि क्या थी? अत्ता पाशा जी। जी, मैं मैसूर शहर मैसूर में पैदा हुआ। वहीं मैंने अपना एजुकेशन 78 तक बीए और एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए मिडिल ईस्टर्न स्टडीज मैसूर यूनिवर्सिटी से प्राप्त करके बाद में जवाहरलाल अभी नेहरू सर यूनिवर्सिटी गया। सर, अभी सर प्रारंभिक जानकारी आपकी आपके परिवार में आपके माता-पिता क्या थे? आप गाँव में पैदा हुए, जहाँ में पैदा हुए और फिर उसके बाद आपका ये प्रारंभिक एजुकेशन प्राइमरी का? जी, हमारे फादर ब्लैक डेवलपमेंट ऑफिसर थे और वो बहुत पिछड़े इलाके आंध्रा बॉर्डर की तरफ एक खरिया है, विलेज है, वहां से ताल्लुक रखते हैं हम लोग। तो वहीं वो ज़िरात कर रहे थे। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ के उन्होंने ब्लैक डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी पाके 55 में उनकी शादी हुई और मैं 56 में पैदा हुआ मैसूर सिटी में। और प्राइमरी स्कूल गुड शेपर्ड कॉन्वेंट और सेंट मेरी स्कूल और सेंट फिलोमिनास स्कूल और कॉलेज मैसूर में ही पढ़ा और 3 साल एक छोटे से शहर मद्दूर में जो मैसूर और बैंगलोर के बीच में होता है, वहाँ 3 साल पढ़ा और 1 साल होयसलेश्वरा कॉलेज अरसीकरे हासन डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से किया। उसके बाद की तालीम महाराजास कॉलेज और सर आपके परिवार में और कौन-कौन है सर? आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, आपका जॉइंट फैमिली है या एकल परिवार है? जी, हम 7 भाई हैं और 1 बहन है, जो कि तुमकुर में बहन रहती है और भाई सब पढ़ के नौकरी कर रहे हैं वो। और हमारे पिता 2009 में गुजर गए और माताजी हैं जिनकी मैं खिदमत करता हूँ। तुमकुर में वो रहती हैं हमारी बहन के साथ। तो हम 4 लोग वहाँ रहते हैं उनकी बेटी के साथ, बहन की बेटी के साथ। तो मैं वहाँ जेएनयू में पिछले साल रिटायर हुआ। उसके बाद मैं यहाँ बैंगलोर आ गया हूँ और बैंगलोर और तुमकुर शटल करते रहते हैं हम। हम सर चाहेंगे कि ये प्रारंभिक एजुकेशन आपका एडमिशन कैसे हुआ? कहाँ गए, किस स्कूल में? आपका एडमिशन कराने के लिए कौन ले गया? आपके ग्रैंडफादर ले गए, फादर ले गए? आपके उस प्रक्रिया से अगर आप थोड़ा-सा उस पर रोशनी डालें। जी, हमारे नाना जिनको ग्रैंडफादर इंग्लिश में कहते हैं, वो मुझे गुड शेपर्ड कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाया। वहाँ 4 साल मैं पढ़ के उसके बाद उन्हीं के घर में था। हमारे नाना नानी खाला जो कहते हैं मौसी, उनके घर में था 10-12 साल 7वीं क्लास तक। उसके बाद मैं अपने माता पिता जो के ट्रांसफरेबल जॉब में थे, वो हर 2-3 साल को ट्रांसफर उनका जॉब होता था, तो इसलिए मेरी तालीम पे इफेक्ट ना पड़े
तो हमारे नाना और नानी के हवाले वहाँ एजुकेशन की वजह से मुझे वहाँ मैसूर में भेज दिए गए थे। तो वो करिए में और छोटे ब्लॉक्स में काम करते थे हमारे फादर। तो इसकी वजह से मेरी तालीम पे कुछ खास असर ना हो, इस वजह से मुझे मैसूर में दाखिला दिलाया गया था। लेकिन मैं हर समर वेकेशन में हमारे पिता के साथ खरियों में जाता था। वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे। उससे पता चला कि हमारे गांव में क्या हालात है, पानी की किल्लत, रोडों की किल्लत, स्कूल और हॉस्पिटल और वहाँ के बहुजन समाज के लोगों से भेदभाव कैसा होता था। क्योंकि हमारे खरिये में जो कोर्टगेरा इलाके में है, तो वहाँ 4 इलाके थे। एक तो ब्राह्मण रहते थे, बाकी के क्षत्रिय लोग रहते थे। हमारा एक ही परिवार मुसलमानों का था और 3 खरिये लमानी थे, जो के आसपास के इलाकों में थे। तो ये जो एक कुआं था, उसी से हम और क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग पानी लेते थे। लेकिन बहुजन समाज लोगों को वहाँ आने नहीं दिया जाता था पानी के लिए। और मैं छोटा सा था, मैं महसूस कर रहा था कि जब भी बहुजन समाज या लमानी लोग आते हैं, तो वो द्वार पे ही बैठते हैं और उनको चाय या कॉफी या खाने के लिए जो दिया जाता था, तो वहीं उनकी अलग प्लेट या ग्लास हुआ करती थी और वो कभी अंदर उनको बुलाया नहीं जाता था। या कुएं में, हमारे कुएं से, हमारे घर के पास जो कुआं था उससे पानी लेने नहीं दिया जाता था। और वो ब्राह्मण और हमारे इलाके में बहुजन और लमानी लोग बिल्कुल आते ही नहीं थे, वो दूरी रहते थे उस इलाके से। तो बचपन से मुझे ये एहसास हुआ कि ये समाज जो है बहुत ही अनजस्ट है और ये वो भी इंसान है हमारी तरह, और वो भी हमारी तरह ही खाते-पीते, बातचीत करते हैं और ज़रूरत भी वही है। तो मुझे ये बहुत बचपन से ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है हमारे साथियों के साथ। हमारे साथी जो इक्वल ह्यूमन राइट्स उनके भी होने चाहिए, उनको भी तालीम जी होनी सर। चाहिए, सहूलतें भी वही होनी चाहिए। जी आपके सर आपका इसका मतलब ग्रामीण परिवेश में आपका रहा है, तो आपकी मातृभाषा तो सर कन्नड़ रही होगी कि आप ये घर में कौन-सी भाषा इस्तेमाल करते थे? जी, हमारे पिता जो है उनको उर्दू नहीं आती थी, सिर्फ़ कन्नड़ में बात करते थे। हमारे माताजी उर्दू में बात करते थे, तो हम दोनों कन्नड़ और उर्दू में बात किया करते थे। लेकिन हमारे पिताजी ज़्यादातर कन्नड़ा में ही बात करते थे और मुझे ख़ास तौर पे उनके विलेज को या देहात में समर वेकेशन में 2-3 महीने वहाँ गुज़ारने के लिए इसरार करते थे और कहते थे कि यहाँ की कन्नड़ भाषा सीखो, बाद में काम आएगी बोल के। तो इसीलिए मैं हर साल 3 महीने जो है हमारे गाँव में गुज़ारता था, जिससे मेरा संबंध वहाँ के लोगों से अभी तक भी गहरा है। मैं अभी भी जाता रहता हूँ। जी सर। अच्छा सर, आपका आपका गाँव तो बिल्कुल विशुद्ध ग्रामीण इलाके में था और आपने देखा कि वहाँ पर इतना छुआ-छूत और इतना असमानता का माहौल था। लेकिन आपकी स्कूलिंग आपके ननिहाल से हुई। स्कूलिंग में भी आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका एडमिशन हुआ? जी, इंग्लिश मीडियम में हुआ तो मैसूर में, लेकिन मैं जभी भी स्कूल जाता था, तो वहाँ क्रिश्चियन स्कूल थी। वहाँ जो क्रिश्चियन टीचर्स थे, वहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने में मुझे मिला कि जो क्रिश्चियंस थे, वो अलग बैठा करते थे वो। एससी, एसटी बाद में पता चला कि ये एससी, एसटी हैं और ये दूसरों से ज़्यादा मिल-जुलते नहीं थे। तो मैं उन्हीं के साथ खेलता था, मुझे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं उन्हीं से खेलता, वो हमारे भी घर आते, मैं भी जाता, बर्थडे हम ख़ास तौर पे मिल-जुल के मनाते और मिलनसार थे हम लोग सब।
बाद में पता चला जो मेरे ब्राह्मण फ्रेंड्स थे, सूर्य नारायण और लोकेश और वगैरह, तो वो मुझे ताना देते थे कि आप तुम क्यों उनके घर जाते हैं, तुम क्यों उनसे मिलजुल के रहते हैं बोल के। वो उनके माता पिता बताते थे कि क्योंकि एक दो बार मैं उन्हीं के दोस्तों के साथ उनको भी लेके गया बर्थडे पार्टी में। तो मुझे महसूस हुआ कि ये भेदभाव जो है ये बहुत ही गहरा है। एक हालांकि वो पढ़े लिखे थे लोग, लेकिन मुझे चेतावनी दे रहे थे कि आप उनको मत लाया करिए। अगर आप जाते हैं तो वो आपके निर्णय है, लेकिन वो हमारे घर मत लाइए बोल के मुझे वार्निंग देते थे। वो मुझे बहुत अभी याद है और मुझे बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मैसूर शहर में हुआ ये। जी। अच्छा सर, अमूमन देखते हैं, ये मान के चला जाता है कि हमारा ग्रामीण परिवेश, हमारे यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर में छुआछूत भेदभाव ज्यादा है, और इंग्लिश मीडियम के लोगों में और खास करके मिशनरी स्कूलों में ऐसा छुआछूत नहीं है, ऐसे नहीं होते हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या अनुभव है? देखिए, ये एजुकेशन एक बहुत मेजर इक्वलाइजिंग फैक्टर है। तो ये जो एजुकेशन फॉर ऑल बोल के जो रिजर्वेशन देते हैं सभी तबके को, पिछड़े तबके वाले लोगों को, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। और एक व्यक्ति अच्छी तरह से एजुकेशन पाना और समझना उसके हकूक, राइट्स, ड्यूटीज और उसके के लोगों के साथ जो अन्याय होता है, कैसा लड़ना है, कैसा असर्ट करना है, कैसा इक्वालिटी डिमांड करना है, तो ये सब बातें पता चलती हैं। तो ये अच्छी बात है। सभी तबके के लोग, पिछड़े तबकों के लोग भी, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्कूलों में। अच्छा सर, जो प्रारंभिक दिनों में बच्चों पर अक्सर हम देखते हैं कि अपना छुटपन में अध्यापकों का, अपने साथियों का एक याद, उनकी अमिट याद रह जाती है, जो कि आजीवन जिंदगी में अपने याद रहती है, और हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी उनका बहुत असर रहता है। तो ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई साथी आपके स्मरण में है, आपकी स्मृतियों में? जी, मुझे बचपन से ही इतिहास में बहुत रुचि थी। और मैं जैसा कि समर वेकेशन में प्रोजेक्ट्स दिया करते थे, वो जो भी रिलेटेड है, तो उस पर मैं काम करता था। लेकिन मुझे बचपन से ही मिस्र और अरब देशों के बारे में जानने की बहुत इच्छुकता थी। तो मैं मिस्र के बारे में, जो पिरामिड्स हैं और उनके फिरौनिक सिविलाइजेशन है, नाइल वैली है, वहाँ के टेम्पल्स हैं वगैरह, तो उस पे मैं काम करता था। तो एक दफा 6वीं या हाँ 6th स्टैंडर्ड में, तो मैं सामने ही बैठा था। तो मेरा साथी जो बाजू बैठा था, उसको मिस्र के बारे में कुछ पता नहीं था। तो टीचर आने से पहले वो पूछ रहा था कुछ सवाल कि आज मिस्र के बारे में टीचर लेक्चर देंगे और वगैरह। तो मैं विस्तार से उसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो जैसे ही टीचर दाखिल हुई क्लास में, तो सभी खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ। उसके बाद भी मुझे कुछ 1 मिनट के लिए उसको एंड करना था। तो टीचर ने देखा कि मैं अभी उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो टीचर नाराज हो गए और हम दोनों को बाहर कर दिया क्लास के। तो बाहर हम खड़े रहे और बाहर से ही खिड़की से उनका लेक्चर सुनते रहे। तो बाद में दूसरे दिन उन्होंने बुला के मुझसे सवाल पूछा कि कल जो मैं लेक्चर दी थी उसके बारे में तुम बताओ बोल के। तो मैं खड़े होके पूरे विस्तार से जो मैं भी पढ़ा था और जो भी सुना, तो लेक्चर का मैं पूरा समरी और डिटेल से दिया। तो वो टीचर बहुत चौकन्ना हो गई कि तुमको सजा दी थी मैंने, बाहर खड़ा दिए थी, फिर भी तुमने इतना अच्छा से विस्तार में बताया मिस्र के बारे में, पिरामिड्स के बारे में वगैरह वगैरह। तो मैं उनको बताया कि जब ये हादसा हुआ कल, तो मेरे दोस्त को बता रहा था, तो आप अचानक आ गई, तो मुझे कंप्लीट करना था, इस वजह से ये दुश्वारी हो गई है बोल के बोले। तो उन्होंने बाद में मुझे शाबाशी देके उन्होंने कहा कि आप क्या बनना चाहते हो?
तो मैंने कहा कि हमारे नानी और नाना मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और बचपन से ही मुझे दबाव डाल रहे हैं कि तुमको इंजीनियर बनना है वगैरह वगैरह। तो टीचर ने कहा कि आपको जो मन में है, जो अच्छा लगता है वो पढ़िए लिखिए, ना कि दूसरे के दबाव में आके बोल के। तो उसी दिनों से मुझे जो है मिस्र के बारे में, अरब कंट्रीज के बारे में रुचि थी। लेकिन दूसरी बड़ी घटना ये हुई कि जब जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के सदर थे, तो वो 1970 में सितंबर में उनकी वफात हो गई। तो हमारे घर में एक पेपर आता था, हमारे वालिद साहब पढ़ते थे डेक्कन हेराल्ड, जो कि लोकल इंग्लिश डेली है यहाँ बैंगलोर का। तो हम मद्दूर में थे, शहर में वो नौकरी करते थे। तो मैंने उनको बताया कि ये जमाल अब्दुल नासिर का देहांत हो गया है, लेकिन ये पेपर में गलत छापे हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएआर है बोल के। तो मुझे यूएआर क्या होता है पता नहीं था। तो हमारे फादर ने बताया कि मिस्र का नाम जब शाम उसमें शामिल हुआ तो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का नाम से जाना था। तो मैं उनसे सहमत नहीं था, तो मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगा। तो आपको मैं मिस्र के बारे में बहुत सारा जानता हूँ, लेकिन तो मुझे डांटने लगे कि तुम्हें इतना भी पता नहीं उसका नाम क्या है, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक है और तुमसे मिस्र मिस्र बोल के लगाया रहो बोल के। तो उसके बाद से मुझे गहराई में जाना पड़ा कि ये यूएआर क्या होता है, शाम क्या होता है, मिस्र क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, और उसके बारे में सो गहराई के बाद पढ़ने का मुझे नसीब हुआ 70 से। तो सर ये प्रारंभिक शिक्षा आपके वहां तक हाई स्कूल तक वहां हुआ उसी कॉलेज में? जी, 10th स्टैंडर्ड तक मधुर में मैं पढ़ा। तो मैं एक ही लड़का था, स्टूडेंट था जो पास हुआ एसएलसी में। उसके बाद मैं अरसीकेरे में गया, होयसलेश्वरा कॉलेज, जो मठ वहाँ के स्वामी जी मठ चलाते हैं ये कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर पीयूसी में वहाँ पढ़ा, तो वहाँ भी मैं फर्स्ट क्लास आया, रैंक आया। और स्पोर्ट्स में भी जो है फर्स्ट प्राइज मिला 4 इवेंट्स में। तो वहाँ के प्रिंसिपल के ऑफिस में अभी भी मेरी फोटो है कि वो मेरा फर्स्ट बैच था वो कॉलेज का 71 72 का। तो अभी भी मैं जाता हूँ। जी, कौन सा खेल था? कौन सा खेल था? ये क्या था? कबड्डी, फुटबॉल और स्लो साइकिल रेस, तीनों में मैंने प्राइज जीता था फर्स्ट क्लास आने के अलावा कॉलेज में। तो प्रिंसिपल ने बुला के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करे, और मेरी फोटो अभी तक है कि फर्स्ट बैच में मेरा नाम, इकोनॉमिक्स में, सोशल स्टडीज में, सो फर्स्ट आया। उसके बाद मैं मैसूर आया महाराजास कॉलेज में सेकेंड ईयर पीयूसी पढ़ने के लिए। उसके बाद बीए मेरा सेंट फिलोमिनास कॉलेज मैसूर से हुआ, जो कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए इकोनॉमिक्स में रैंक स्टूडेंट था। उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप 3 साल के लिए दी गई और एक गोल्ड मेडल इकोनॉमिक्स में दिया गया। उसके बाद मैं मानस गंगोत्री मैसूर यूनिवर्सिटी में 2 MA किया। तो एक सुबह पॉलिटिकल साइंस में किया मैंने, जो कि सेमेस्टर स्कीम का पहला साल था। तो मुझे पता चला कि शाम को भी एक MA है जो मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के नाम से जाना जाता है। तो मैसूर यूनिवर्सिटी परमिशन देती थी कि शाम को भी ये MA साथ साथ किया जा सकता है। तो 78 तक कोई स्टूडेंट इसका फायदा नहीं उठाया था। तो मैं पहली बार 2 MA 2 साल में दोनों में फर्स्ट रैंक जीत के, फर्स्ट क्लास लेके, गोल्ड मेडल लेके, जब कॉन्वोकेशन 79 80 में हुआ, तो जब वाइस चांसलर ने मुझे दोबारा देखा तो वो चौंक गए कि ये लड़का गलती से तो नहीं आ गया दूसरी बार मेडल लेने। तो रजिस्ट्रार को बुला के पूछने लगे क्या गलती क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये लड़का जो है बहुत चालाक है, इसने दोनों MA 2 साल में कर लिया और दोनों में फर्स्ट रैंक और फर्स्ट क्लास लेके, ये इसी को मेडल देना चाहिए बोल के उन्होंने दिया। अच्छा सर, ऐसे फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में भी आपका इतना अच्छा करियर था,
तो स्पोर्ट्स से जाने के बारे में नहीं सोचे आप? नहीं, टेंथ और ट्वेल्थ के बाद, बीए के बाद मैं ज्यादा किताबें पढ़ने लगा, और जो कुछ भी समय होता था तो हमारे विलेज को जाता था मई जून जुलाई में, तो वहीं मैं गुजारता था। वहां सिर्फ कबड्डी खेला करता था हमारे गांव के लड़कों के साथ। तो फुटबॉल और दूसरी चीजों में उतना समय निकलना मुश्किल होता था। अच्छा, आप तो इतने जीनियस स्कॉलर थे, तो एक तो ये रहता है कि आदमी कोर्स की किताबें बच्चा पढ़ता है, और अमूमन ये रहता है कि इस समय ऐसा है कि आदमी दुनिया के बारे में भी जानने की कोशिश करता है, सैद्धांतिकी के मामले में, वैचारिकी के मामले में। तो क्या उस समय किसी वैचारिकी से आप प्रेरित हुए, किसी फिलॉसफी, किसी दर्शन से? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं किताबें पढ़ता था जनरल हिस्ट्री के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, और अ, मुझे खास तौर पे साउथ इंडियन हिस्ट्री, मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। जैसा गंगा डायनास्टी है तालकाड में, जो विजयनगर के सब्सिडियरी थे, और टीपू सुल्तान, हैदर अली, और जो विजयनगरा किंगडम था, हम्पे, और दूसरे राष्ट्रकूटास थे, और चीरास और छोड़ास। क्योंकि मैं टेंथ में जब था तो हमारे हेडमास्टर बालकृष्ण स्वामी जो थे, वो एक टूर ऑर्गेनाइज करे थे। तो वो साउथ इंडियन फेमस पिलग्रिम सेंटर्स को एक महीने का टूर समर वेकेशन में ऑर्गेनाइज करे थे। तिरुपति, कालास्ती, कड़पा, पळनी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और दूसरे अन्य सिटीज में। तो मैं जब हमारे फादर से पूछा परमिशन के लिए, उन्होंने कहा कि जाके देख के आओ, दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी, दूसरे मजहबों के बारे में भी तुमको पता चलेगा। वहाँ के टेम्पल्स क्या हैं, आर्किटेक्चर क्या है, लोग क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं एक महीने के लिए उनके साथ गया था। मैं एक ही मुस्लिम लड़का था, सभी नॉन मुस्लिम्स थे। तो वहाँ पूरे जाके टेम्पल्स देखा मैं, और रामेश्वरम में रात भर वो आइलैंड में घूमता रहा, क्योंकि वहाँ 30 या 32 कुएं हैं, जिसमें से हर एक कुएं में से एक बाल्टी पानी लेके आपके ऊपर डाला जाता है। उसके बाद अंत में समंदर में स्नान करके बाद में जाना पड़ता है वहाँ। तो मैंने ये सब किया, तो पहली बार ये सब मुझे देखने को हुआ। और मुझे काफी कुछ साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पता चला, जो कि मुझे बहुत यूजफुल था। क्योंकि इस समय जब मैं डिप्लोमेट था, तो मुझे वहां देख के मैं चौकन्ना हो गया कि जो टेम्पल्स वहां मिस्र में बनाए गए हैं, तो साउथ इंडियन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर में बहुत मिलते जुलते हैं। तो मेरे ध्यान में, मेरे ब्रेन, मुझे क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि ये मिस्र वाले आके यहाँ बनाए हैं, या भारतीय वहां जाके टेम्पल्स बनाए। क्योंकि आर्किटेक्चर इतना मिलता जुलता था। वहाँ जो ड्रेस पुरोहित प्रीस्ट पहनते थे, और जो स्नान करने की जगह लेक हुआ करता था, जो मूर्ति रखते थे मिस्र में, और जो वहाँ के रूलर रामसीस बोल के माने जाते थे। अभी तक वहाँ के लोग बस में या स्टोर्स में राम स्टोर बोल के लिखते हैं वो। तो मैं चौंक गया कि राम का नाम वहाँ मिस्र में कैसा पहुंच गया 5000 पहले। तो उनके जो रूलर थे रामसीस, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में राम बोल के पुकारते थे। तो अभी भी वहाँ स्टोर्स के नाम राम के बजाय, रामसीस के बजाय राम बोल के पुकारते हैं। तो वो जो टेम्पल आर्किटेक्चर आप भी अगर जाके देखें मिस्र में, तो आपको हैरानी होगी कि जो टेम्पल्स रामेश्वरम में है, मदुराई में है, पलानी में है, तिरुपति में है, या दूसरे साउथ इंडियन सिटीज में है, तो बिल्कुल 99% जो है मिलते जुलते हैं आर्किटेक्चर में। तो इतना गहरा संबंध था मिस्र और हिंद के बीच 5000 साल पहले,
जो तिजारत थी, ट्रेड था, इन्वेस्टमेंट था, और यहाँ तक के यहाँ जो दिवाली मनाई जाती है कुछ शहरों में, तो मिस्र में भी शाम नसीम बोल के 8 दूस तक वहाँ दिया जलाए जाते हैं अभी तक, 5000 साल बाद भी। तो वहाँ बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है ये शाम नसीम बोल के। तो जो कायरो का बड़ा मार्केट है अतबा बोल के, तो वहाँ एक बड़ा इलाका है जो के बहारात के नाम से माना जाता है। बहारात जो स्पाइसेस इंडिया से वहाँ लेके जाते थे, वहाँ से यूरोप एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो अभी भी वो इलाका अल अजहर के पास बहारात के नाम से जाना जाता है, जो कि असल नाम इंडिया का भारत है। बहार से बहारत, उनको बहार जो है इंडिया से ही आती थी और स्पाइसेस इंडिया से आते थे, उसके नाम से बहारत बहारत बोल के अभी भी याद रखते हैं वो लोग। जी अच्छा सर, सर आप तो शुरुआती दिनों में ही उधर गए अपना दक्षिण भारत में और तमाम वहाँ का आर्किटेक्चर देखिए, तो उनकी तुलना आप जो गल्फ कंट्री वाले आर्किटेक्चर से आप कैसे कर रहे थे? आप वहाँ देखे नहीं थे, उनके बारे में आपको इतनी गंभीर जानकारी कैसे कहाँ से हो गई थी? देखिए पूरे इस क्षेत्र में, चाहे वो यमन हो, सककोतरा हो या ओमान हो, या जो रूइंस हैं सऊदी अरेबिया में या दूसरे इराक में या सीरिया में, यमन में वगैरह सब, वहाँ का पूरा आर्किटेक्चर उस समय सभी लोग एक दूसरे से जो भी आर्टिजन्स और स्किल्ड पीपल थे तो उनको बुलाया करते थे और लोग आसानी से जाते थे और सिमिलरिटीज मिलती जुलती है। जैसा अब अमेरिका ने उनके सैटेलाइट के जरिए एक शहर खोज निकाला है ओमान में, वो रेगिस्तान में, जहाँ एक बहुत बड़ी टेम्पल जैसी इबादतगाह वहाँ उन्होंने डिग आउट किया है, जो कि सकोत्रा आइलैंड जो यमन का है गल्फ ऑफ एडन में, उसी स्टाइल या आर्किटेक्चर के बेस पे है। और वो मिस्र में जो है, सूडान में जो है, सोमालिया में जो है, उसी तरह से वो मिलते जुलते हैं, जो कि 100% भारत की टेम्पल से नहीं मिलते, लेकिन काफी कुछ देखने को आता है। तो ये पूरे इलाके में शायद लोग जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाते थे उनका डिमांड था, और पता नहीं वो मूर्ति को पूजा जो अरब जो लोग जो करते थे इस्लाम आने से पहले, तो यहाँ से गई वो पद्धति या वहां से यहाँ आई, अभी तक कुछ खास इस पे रिसर्च नहीं हुआ है। क्योंकि जब प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम का बोलचाला कर रहे थे तो मक्के के अंदर भी हजारों के बुत रखे गए थे। हर एक कबीला जो है एक बुत को अपना खुदा मानता था वो, तो वो बुत परस्ती को उन्होंने निकाल किया। लेकिन जो आसपास के इलाके थे, चाहे वो ओमान हो, यमन हो या मिस्र हो या सीरिया, इराक हो, तो वहां भी ऐसे टेम्पल्स अभी तक हैं रूइंस में, जिससे पता चलता है कि वहां भी शायद बुत परस्ती बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती थी जब इस्लाम के बाद वो सब खत्म हो गई। अच्छा सर, ये गल्फ कंट्री के प्रति आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्सुकता कब पैदा हुई? 73 में, जब 73 की जंग हुई मिस्र और शाम और इजराइल के बीच में, तो पहली बार मुझे पता चला कि तेल ये देश तेल निर्यात करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो अरब देशों ने अमेरिका और इजराइल और दूसरे अन्य देशों पे एम्बार्गो लगाए, और जिससे तेल की किल्लत हुई और दाम बढ़ गए, 3 या 4 गुना बढ़ गए। तो उसके बाद पता चला कि ये खाड़ी के देश जो है ओवरनाइट
इतने मालदार हो गए हैं, इनके पास इतने पेट्रो डॉलर्स हैं, इतनी दौलत है, जो कि दुनिया के इतिहास में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर हुआ। तो इतनी बड़ी दौलत कुवैत को, ईरान को, इराक और कतार, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई को मिले, तो वहाँ बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिसके तहत भारतीय गए और वहाँ नौकरी मिली और अब 90 लाख से ज्यादा भारतीय वहाँ अपना जॉब करते हैं और अरबों डॉलर भारत को फॉरेन एक्सचेंज में भेजते हैं। तो उस समय जब जेएनयू गया मैं, तो 78 में वहाँ एक नया सेंटर खुला था, सेंटर फॉर गल्फ स्टडीज बोल के। तो मैं उसमें सेमिनार्स में अटेंड कर रहा था और लेक्चर्स, हर हफ्ता एक सेमिनार होता था, लेक्चर होता था और बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स वहाँ आके लेक्चर देते थे। तो उससे मुझे रुचि हुई गल्फ कंट्रीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, और मैंने उसी टॉपिक पे रिसर्च करके उसी सेंटर में मैं फैकल्टी मेंबर भी बना मिस्र 1 साल के बाद, पढ़ने के बाद, पीएचडी के बाद। तो 87 से रिसर्च एसोसिएट बना मैं पहले गल्फ स्टडीज में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर 88 में और 95 में एसोसिएट प्रोफेसर बना और गल्फ स्टडीज का प्रोफेसर 2003 में बना, और डायरेक्टर गल्फ स्टडीज 5 बार रहा, जो कि रिकॉर्ड था। कोई स्पेशलाइज करके 5 बार डायरेक्टर नहीं बना था। वो यूजीसी का स्पेशल एरिया स्टडीज प्रोग्राम था, जिसके तहत तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी मीटिंग्स में बुलाया जाता था और काफी पॉलिसी पेपर्स वगैरह सब लिखा हूँ। जी सर। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं कि अपने इस्लाम में तो बुत परस्ती बहुत ही खराब माना जाता है। तो ये उधर तो सर, मैं देखिए एक गल्फ कंट्री तो पूरा लगभग इस्लामिक देश है, तो वहां पर बुत परस्ती का इतना प्रचलन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कारण मानते हैं बुत परस्ती का? देखिए, वो बुत परस्ती तो पूरे एरिया में फैली हुई थी। मिस्र में भी, चाहे वो फिरौन हो, फिरौन को खुदा मानते थे मिस्री, और वो सूर्य को सूर्य वंश कहा जाता था, इक्वल सूर्य के इक्वल मानते थे वो, और जो भी उनके देवता रखते थे उनके टेम्पल्स में, जो पहली किरण सूरज की निकलती थी उसके चेहरे पर पड़ना बोल के वो उस तरफ मुंह लगा के करते थे वो। तो इसी तरह आप देखते हैं कि इराक में और सीरिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन, असीरियन, और यमन में और ओमान में वगैरह सब इसी तरह के टेम्पल्स बनाए गए थे। बुत परस्ती तो आम थी, और इस्लाम के आने के बाद बहुत देर तक भी जो कुर्दिश लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। मैं गया हूँ पूरे कुर्दिश एरिया में, इराक में, सीरिया में, ईरान में वगैरह सब, शाम में भी। तो वहाँ पे जिस तरीके से बड़े पैमाने पे बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, बुद्धिस्ट स्टूपास और बुद्धा के स्टैच्यूज वगैरह बनाए गए अफगानिस्तान के थ्रू, सेंट्रल एशिया के थ्रू जो गए, तो अभी भी वहाँ कई लोग बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं कुछ रिमोट इलाके में। तो हिंदुज्म और बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस काफी अच्छे तक रहे, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम उभर के निकला तो पावरफुल फोर्स बन के पूरे बुत परस्ती को इस इलाके से उखाड़ के फेंक दिए वो। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इराक के सदर्न एरिया, जो बसरा एरिया बोला माना जाता है, तो वहाँ अभी भी कुछ लोग हैं, वो वहाँ के लोकल्स
उनको ये कहा जाता है कि ये काउ वर्शिपर्स हैं बोल के मानते हैं, क्योंकि वो काउ गाय उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है वो इलाके में, बसरा के इलाके में, खुर्रम शहर या आबादान की तरफ भी, ईरान की तरफ भी। तो ये इलाका बहुत पुराना माना जाता है और बसरा में एक टेंपल भी थी बहुत अरसे तक, और बंदर अब्बास में भी टेंपल थी। अभी भी टेंपल की जगह वही है, लेकिन मूर्ति वहां से हटा के बसरा में ले गए गणपति की। वहां से जब वाटरमन सुल्तान कॉन्कर करे, वहां से बहराइन में लाए और बहराइन में है वो गणपति की स्टैचू, मूर्ति जो कि बहुत पुरानी है। और बस बंदर अब्बास से दुबई मूर्ति लेके गए, लेकिन टेंपल अभी भी वैसी की वैसी है जगह, वो टूरिस्ट को लेके जाते हैं। तो जो गुजराती भारत से गए तो वो अपने अपने टेंपल, चाहे ओमान में हो, बहराइन में हो, दुबई में हो, बसरा में हो, बंदर अब्बास में हो, वो अपने छोटे इलाके में अपने मंदिर बना के वो पूजा करते थे। और चूंकि ये इलाके में बहुत माने जाते थे गुजराती ट्रेडर्स, उनको वो रियायत दी गई थी। हालांकि अभी 20 साल पहले ओमान ने उनको परमिशन दी कि वो जो फाइनल राइट्स जो जलाते हैं बॉडी को, एक इलाका उनको दिए हैं, लेकिन अभी तक उसके पहले जो है वो समंदर में डेड बॉडी को फेंकते थे। यही रिवाज था जो सिंधी लोग मिस्र में, सुएज में, इस्माइलिया में और सूडान और सोमालिया में भी थे, उनको जलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। अभी भी नहीं है वो जो भी मरते हैं हिंदू लोग तो समंदर में बॉडी को फेंकते हैं। सिर्फ ओमान में उनको जगह दी गई है। अब हाल में अबू धाबी में एक टेंपल बनाई गई है, वो काफी बड़ी आलीशान टेंपल बनाए हैं। तो वो धीरे धीरे ये खुद अरब जो है, क्योंकि हिंदुस्तान से बहुत गहरा रिश्ता है ट्रेड का, वर्कर्स का, ऑयल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह, फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वो महत्वपूर्ण रिलेशन को देखते हुए ये टेंपल को भी उन्होंने इजाजत दी है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि वहाँ के लोकल ग्रुप्स जो इस्लामिक ग्रुप हैं वो उन्होंने काफी अपोजिशन जताई कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हिंदुइज्म को, बुत परस्ती को बोल के। वहाँ के लोग काफी नाराज हैं इस स्टेप से यूएई में। जी सर, तो इस तरीके से हमारी सभ्यता संस्कृति काफी हद तक वहाँ और यहाँ में गुथी हुई है, मिली हुई है, और इस पर उतनी चर्चा नहीं होती है। आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर जो मामला छिड़ा हुआ है कि एक छोटा सा देश इजराइल उस समय से लेके आज तक, और वो पूरा अशांति का अपना पूरा कारण बना हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है। अभी फिलहाल ये जो 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 मौजूदा अशांति का दौर चल रहा है कि इजराइल ने अपनी सारी की सारी पूरी ताकत झोंक दी एक छोटे से भूभाग पे, अपना गजा पट्टी के लिए वहां के लोगों को अपना परेशान कर रहा था। उसके चलते ईरान ने भी अभी इसके ऊपर हमला कर दिया है। तो ये जो पूरे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बन रहा है, इसके ऊपर सलीम साहब आपसे इसके बाद चर्चा करेंगे। तो आप इस सारी चीज की ये जड़ में आप क्या देखते हैं? केवल अर्थव्यवस्था देखते हैं, आर्थिक दोहन देखते हैं, या आप इससे कुछ आगे बढ़ के भी है? देखिए, ये यहूदी और अरब और मुसलमान और क्रिश्चियंस, ये बहुत पुराना इतिहास का पन्ना है, क्योंकि यहूदी इसी इलाके में रहे हैं और उनके भी प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो दाऊद अलैहिस्सलाम या सुलेमान अलैहिस्सलाम या याकूब अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक वगैरह वगैरह। तो मूसा अलैहिस्सलाम आखिर थे। तो ये यहूदी लोग जो है इसी इलाके में दूसरे अरबों के साथ हजारों के साल मिलजुल के रहे हैं। लेकिन पहला जो मुठभेड़ हुआ इस्लाम उभरने के बाद
वो ये हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की कुछ विषय पे, तो उनको वहां से निकाल के यमन भेज दिया गया था। तो वो मक्के से मदीने से उनको मुंतकिल करके यमन भेजा गया था। इसी तरह दूसरे इलाकों में भी उन्होंने दूसरे खुलफाए राशिदीन थे, चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, या उसके बाद उमैयद डायनेस्टी हो, उसमें बार बार किताबों में जिक्र ये है कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश करते थे या गद्दारी करते थे या कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट था उनके दिल में। तो ये इसकी वजह से जो है ये रेबल्स माने जाते थे। ये इंटीग्रेशन इस्लामिक सोसाइटी में होने से बाज आते थे। तो ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे और ये इस्लाम को और मुसलमानों को नीची नजर से देखते थे। वो मान के चलते थे। और बाद में रोमन्स रूल जब वहां आया इस्लाम से पहले, तो रोमन लोग इन पे इल्जाम लगाया कि वो जीसस क्राइस्ट को उन्होंने मारा और उन्हीं का हाथ था बोल के वहां से मुंतकिल कर दिए गए। वो हजारों की तादाद में पूरे दुनिया में बिखर गए। वो ज्यादातर अरब देशों में इलाकों में रहे, लेकिन यूरोप में भी गए जहां वो क्रिश्चियंस के डिस्क्रिमिनेशन के प्रैक्टिसेस के वो शिकार रहे। लेकिन आमतौर पे मुसलमान जो है यहूदियों को और क्रिश्चियंस को पीपल ऑफ द बुक मान के चलते हैं और उनके साथ भेदभाव नहीं होता है और उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। लेकिन यहूदियों की तरफ से वो उस नजरिए से मुसलमान को नहीं देखते। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि वो हमारा जूइश फेथ जो है सुपीरियर है, हम चोजन पीपल हैं, हम खास लोग हैं खुदा के, और हमारे प्रॉफिट स्पेशल हैं बोल के वो कुछ उनमें ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो हिफाजत की नजर से दूसरे लोगों को देखते हैं, चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियंस हो। और ये सभी जगह पाया गया था। हालांकि यहूदी हिंदुस्तान में भी आए, चाहे गुजरात में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, केरला में हो, तो वो जब भी तिजारत करते थे तो वो ये मान के चलते थे कि वो इस क्षेत्र में माहिर हैं और उनका फेथ जूश फेथ के साथ है और उनके तरक्की या प्रोग्रेस जो भी है वो उनको उनके खुदा ने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। इसीलिए चाहे कितना भी जुल्म दूसरे लोग करें उन पे, तो वो उभर के निकलेंगे और वो ताकत रहेंगे और सुपीरियर हैं इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली और वगैरह वगैरह। हर एक फील्ड में वो छा जाना चाहते हैं और वो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं और सुपीरियर हैं बोल। और इसी नजरिए से अभी तक बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जब यूरोपियन देश को डिस्क्रिमिनेट करके अपने हाथ धोना चाहते थे, तो फलस्तीन में उनको आने की पनाह दी बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद। और इंटरवार पीरियड में जब हिटलर नाजीज्म जब शुरू हुआ तो बड़े पैमाने पे वहाँ जो लोग मालदार थे वहाँ वहाँ से आके फलस्तीन में जमीन खरीद लिए, दुकानें खरीद लिए और बड़े पैमाने पे वहाँ प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिए पैसे देके। जो फलस्तीनी अरब थे वो धीरे धीरे खरिये में चले गए। और 48 में जब 47 के बाद जब पार्टीशन रेजोल्यूशन हुआ यूनाइटेड नेशंस में, तो 14 मई को अपना देश स्थापित करे। और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज जो 2000 साल तक क्रिश्चियंस जो डिस्क्रिमिनेशन करे करे, जो उनको मारे, उनको जलील करे और भेदभाव से ट्रीटमेंट करते रहे, तो वो सब ओवरनाइट जूस के फेवर में होके पूरी काया पलट दिए।
और उसके बाद से जो मासूम लोग फ़लस्तीनी थे, उनको मुंतकिल करके घर से निकाल के उनकी ज़मीन छीन के उनको हज़ारों की तादाद में बाज़ो अतराफ जो देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र और दूसरे अन्य देश वहाँ जाने के लिए मजबूर कर दिए हैं। लेकिन कुछ लोग गाज़ा की पट्टी में पनाह लेके वहाँ 48 से शरणार्थी बन के रहे हैं और वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो अपने गाँव में, क़रियों में, शहरों में वापस जाएँगे और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी 48 में, तो वो दुनिया उनकी सपोर्ट करके वो दूसरा वापस अपने गाँव को प्रॉपर्टीज़ को या लैंड को वहाँ जाने की उम्मीद रखे वहीं थे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और बर्तानिया यहाँ पेश आ रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, तो इज़राइल को सपोर्ट करके इस एरिया के तेल और गैस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेके इज़राइल को सपोर्ट करके अपना दबदबा बनाए रखे हैं। और जैसा बड़े एम्पायर्स राइज एंड फॉल हुए हैं, तो यही हम देखने को आ रहे हैं कि गाज़ा की पट्टी से ये ज़वाल, डिक्लाइन बोलते हैं अमेरिकन एम्पायर या वेस्टर्न डोमिनेशन को, वो देखने को आ रहा है। क्योंकि ये डबल पॉलिसी जो इख्तियार की है इन्होंने कि जब गोरे लोग यूरोप के प्रेशर में आते हैं, तो उनके लिए पॉलिसी अलग होती है, रशिया के लिए अलग होती है और फ़लस्तीनियों के लिए अलग होती है, जो कि 8 या 10 हज़ार यूक्रेनियन मारे गए हैं पिछले 1.5 साल में। यहाँ 6 महीने में जो है 35,000 के करीब फ़लस्तीनी मासूम लोगों को मार दिया गया है, बच्चों को, औरतों को और पूरी वहाँ की पूरी नस्ल को ख़त्म करने का जो तहिया किया है इज़राइल और अमेरिका के सपोर्ट में। तो ये डबल पॉलिसी है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स फ़लस्तीन में उनको कोई मायने नहीं रखते। तो इसकी वजह से 79 से जब ईरान का रेवोल्यूशन हुआ, ईरान में रेवोल्यूशन इसलिए हुआ कि वहाँ भी अमेरिका और बर्तानिया वहाँ की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट मोहम्मद मुसद्दिक को तख्ता पलट के 53 में वहाँ शाह ईरान को दबदबा बना के उनको ताकतवर बना के ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे थे और कॉलोनी बन गया था ईरान अमेरिका का और बर्तानिया का एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लाम के नाम पे वहाँ रेवोल्यूशन ला के शाह को काट फेंक के इस्लामिक रिपब्लिक स्थापित की। तो 79 से जो है जो शाह ईरान इजराइल के खास दोस्त थे उसको हटा के पीएलओ को एम्बेसी दिए और हर साल कुछ डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं और फ़लस्तीन को 79 से लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं और हमास को और दूसरे अन्य गुटों को भी फ़लस्तीन के लोगों को सपोर्ट करते आ रहे हैं जब से हमास 87 में उभरा। तो अभी जो हो रहा है, जो भी घटना हो रहे हैं, जो नरसंहार हो रहा है गाज़ा में, तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जो यहूदियों के साथ यूरोप में हुआ या खुद मिडल ईस्ट में हुआ, रोमन सोल्जर्स ने यहूदियों को जो मारा फर्स्ट सेंचुरी में, तो ये वही दोहरा रहे हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ, जो वहाँ के असल रहने वाले हैं, हज़ारों के साल के इतिहास को लेते हुए। और जो दबदबा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो अरब देशों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं तेल और गैस और प्राकृतिक गैस और दूसरे वजहों से, तो ये ईरान चैलेंज कर रहा है कि ये इस्लाम में मोनार्की अलाउड नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जैसा ईरान में हर बार 3-4 साल को इलेक्शंस होते हैं और वहाँ के नुमाइंदे इलेक्ट किए जाते हैं। तो उस तरह से होना है, ना कि ये क्लाइंट स्टेट या पपेट स्टेट्स जो अमेरिका की बात मानते हैं और अमेरिका के डर से अपने भाई बहनों को शहीद होते हुए देख रहे हैं फ़लस्तीन में, गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, ईस्ट जेरूसलम में वगैरह वगैरह। तो जो रिलीजन को लेके ईरानी लोग शाह को ओवरथ्रो किए,
वही ईरान भी चाहता है कि फ़लस्तीनियों को हक देके, सेल्फ डिटर्मिनेशन देके उनका ही देश बने और यहूदी जो हैं वो माइनॉरिटी बन के रहे हो इज़राइल में। तो वन स्टेट ईरान चाहता है, जो कि ओरिजिनल आइडिया नेहरू का भी था, फेडरल स्टेट, जो कि नेहरू खुद, महात्मा गांधी खुद ने कहा कि ये जूस जो है माइनॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी के साथ मिल के रहना है उनको एक फेडरल स्टेट में, और जेरूसलम जो है सबका शहर है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो या यहूदी हो। तो इस वजह से ईरान फ़लस्तीनियों को लगातार कंसिस्टेंट सस्टेन्ड सपोर्ट देता आ रहा है 79 से इस्लामिक रिपब्लिक। और जिस तरीके से ईरान चुपचाप था इतने साल, जब उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे साइबर अटैक हुआ, और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी पे जो हमला हुआ बगदाद में, और कई कमांडर्स जो सीरिया में मारे गए, लेबनान में मारे गए, तो उसका बदला नहीं लिया था ईरान, चुपचाप थे। और ईरान कमजोर है बोल के इजराइल और दूसरे देश भी अपना दबदबा बनाए रखे, और ये मान के चल रहे थे कि अभी भी दूतावास में जो दमिश्क में हमला हुआ, जिसमें आईआरजी के कमांडर मारे गए जाहिदी, ईरान कुछ खास रिएक्शन नहीं करेगा बोलते। लेकिन इस बार ईरान डट के जो है मुकाबला किया, और 330 से ज्यादा मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भेज के बता दिया कि ईरान क्या कुछ कर सकता है, उसकी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए, और आल्सो फ़लस्तीनियों को भी उसने मैसेज दिया कि हम तुम्हारे पे जो नरसंहार हो रहा है और जो जुल्म हो रहा है और जो क़त्ल गारिदगिरी हो रही है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो ईरान ने अमेरिका को ये डिमांड दिया था कि अगर इजराइल सीज फायर करता है तो हम चुप रहेंगे। लेकिन अमेरिका सिर्फ चिल्लाता रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि सीज फायर करो करो बोल के 6 महीने से, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं था। तो ईरान का जो है पेशेंस लिमिट खत्म हो गई, और इसीलिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे हमला किया, जो कि गद्दार देश जैसा इमारात और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन अमेरिका के साथ, या फ्रांस और इंग्लैंड के साथ मिलके ये ईरान का जो हमला हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर भी ये जो मिसाइल्स दागे वो बहुत अहम था, बहुत इजरायली डिटरेंस को चैलेंज किया, और ये साबित कर दिया कि उनके ऊपर अगर हमला हो तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अभी भी कहते आ रहे हैं कि अगर जवाबी हमला जी इजराइल करता है तो 10 गुना ज्यादा हम मिसाइल दागेंगे। जी सर। सलीम साहब, आपके आपके सवालात, 8 मिनट का समय बचा हुआ है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है जी कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या? जी, तीसरा महायुद्ध जो है इंटरनेशनल ऑर्डर से लिंक है। इंटरनेशनल ऑर्डर अब जो है फिलहाल, जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान मिलके चला रहे हैं, वो कई चैलेंजेस से दुश्वार है। एक तो यूक्रेन वॉर की वजह से इसे खतरा हुआ है, जो कि वो मान के चलते थे कि यूक्रेन के जरिए रशिया को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जैसा 91 में सोवियत यूनियन को किया, जो कि नहीं हुआ। रशिया अभी भी यूनाइटेड है, और वो जीत रहा है यूक्रेन की जंग, और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करके भी उसको जिता नहीं सके। तो इससे काफी वर्ल्ड ऑर्डर जो है अंडरमाइन हुआ है। तो उसके बाद गाजा में जो हुआ, वो इमीडिएट प्रोवोकेशन सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशंस को लेके जो होने वाले थे, तो फ़लस्तीनियों को ये शुबा हुआ कि
अब हमारा मामला अगर हम हाथ में लेके इसको उभारेंगे नहीं तो हमारा भी मसला खत्म हो जाएगा उनका। तो हमास का जो अक्टूबर 7 को हमला हुआ इजराइल पे, तो वो दूसरा चैलेंज था वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर को। और ये मान के ये चल रहे थे कि अगर इसमें भी अगर हम हारते हैं, ये इजराइल को हार मानना पड़े, तो हमारा जो है दबदबा पूरे ग्लोबल ऑर्डर में खत्म हो जाएगा और डॉलर की डोमिनेशन खत्म हो जाएगी बोल के। तो इसीलिए ये पूरे वेस्टर्न देश इजराइल के पीछे सपोर्ट को लगे हुए हैं, चाहे मिलिट्री सपोर्ट हो या यूनाइटेड नेशंस में पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट और दूसरे अन्य मामलों में। तो अब जो होने जा रहा है, इजराइल चूंकि चुप नहीं रहेगा ईरान के हमले के बाद, या तो वो डायरेक्टली ईरान पे हमला करेगा जिसका ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगर मुंह तोड़ जवाब देता है तो उसमें शायद हिजबुल्लाह भी शामिल होगा, हुतीज भी शामिल होंगे, या जो मिलिशिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फॉर इराक में है वो भी शामिल होंगे। तो ये रीजनल वॉर की तरफ स्टेप बाय स्टेप कदम होंगे। अगर शाम पे डायरेक्ट हमला होता है तो रूस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ईरान पे अगर बड़े पैमाने पे हमला होता है जिसमें शायद अमेरिका भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे, तो रूस भी और चीन भी इसमें मुलविस होंगे। तो धीरे-धीरे जो है इतना खतरनाक सिनेरियो उभर के निकल रहा है गाजा से और नेतन्याहू की हठधर्मी से और उनके अड़े खड़े रवैये से ईरान पे हमला करने का और वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने का। तो ये बहुत खतरनाक स्टेप्स की तरफ आगे चल रहे हैं, जिसका शुबा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है अगर रशिया और चीन भी इसमें मुलविस हो जाता है, या अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला करता है तो बहुत खतरनाक स्टेप होगा। मेरे ख्याल से अगर छोटा हमला होता है ईरान पे तो शायद इस रीजन या वर्ल्ड वॉर को रोक सकते हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे उनके पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के या ऑयल रिफाइनरीज, पाइपलाइंस और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को इजराइल निशाना बनाता है, और इसमें कुछ खाड़ी के देश जैसा बहरीन हो या इमारात हो या सऊदी अरेबिया हो, उसमें फ्लाइंग राइट्स इजरायली प्लेन्स को देते हैं या उनके अड्डे यूज करने के लिए देते हैं, तो ईरान जरूर रेस्पॉन्स करेगा बहरीन पे हमला करने का या कतार पे। कतार को पहले ही चेतावनी दे दी गई कि अगर आप अपने सेंट्रल कमांड अड्डे से इजराइल को या अमेरिका को परमिशन देते हैं तो हम आप पे भी हमला करेंगे बोल के। तो ईरान 14 ऐसे अड्डे आइडेंटिफाई किया है जहां से उस पर हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास ऐसे हवाई जहाज नहीं है जो कि डायरेक्टली इजराइल से उड़ के ईरान पे हमला करके सेफ इजराइल लौटें। उनको मीडिया रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज होना जरूरी है। हालांकि उनके पास मीडिया रिफ्यूलिंग फैसिलिटी अमेरिका दिया है, लेकिन वो ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स के दायरे में है, तो कभी भी ईरान उसको मार गिरा सकता है। तो इसलिए फैसिलिटीज जो कतार, बहरीन, सऊदी, इमारात के पास हैं, उनका यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुर्की ने मना कर दिया है और इराक ने भी मना कर दिया है। तो अब बाकी रहे बहरीन, इमारात, कतार और सऊदी, इनके बगैर इजराइल डायरेक्टली बड़े पैमाने पे ईरान पे हमला नहीं कर सकता है और अपने वापस पायलट्स प्लेन्स को वापस नहीं ले जा सकेगा। तो खतरा बढ़ रहा है। खाड़ी के देश हर दिन अलर्ट पे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि या वो अमेरिका के साथ रहें या अपने पड़ोसी देश ईरान को जो हमला होने वाला है उसके रिस्पांस से बचे। तो खतरा है तीसरी बड़ी जंग का, लेकिन अगर अमेरिका और दूसरे अन्य देश समझ